हेलो दोस्तों, ट्रांस नमस्कार। मैं कई दिन से चंडीगढ़ हाईकोर्ट का जो फैसला था उनके कई तथ्यों पर मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये तथ्य हमें पता चले कि जब आईबीए के उन्नी कृष्ण शाह ने सभी बैंकों के सीएमडीजी को पत्र लिखा और लैंग्वेज थी चंडीगढ़ हाईकोर्ट की, उसमें क्लॉज नंबर 12 और 17 एग्रीमेंट 1993 का, रेगुलेशन 56 हमारे रेगुलेशन 1995 का, और उसके बाद जो केस चल रहा था आरबीआई का बॉम्बे हाई कोर्ट में उसका, और दूसरा जब स्मॉल कमेटी के बाद ये फैसला हुआ था कि अपडेशन आरबीआई लाइन पर होगा, उसको डिस्कशन मानना। ये 5 प्रकार के बिंदु थे। अभी मैं क्लॉज 12 की बात कर रहा हूँ, दूसरी चीज़ों को नहीं ले रहा हूँ। दोस्तों, ये मेरा वीडियो केवल और केवल उन लोगों के लिए है जो लीगल इंटरप्रिटेशन जानते हैं, रीजनेबल हैं, और ख़ास करके हमारे जो एडवोकेट हैं कोर्ट में उनके लिए भी, क्यों मैंने कहीं इसका प्रभाव नहीं देखा, इनके उसमें डिस्कशन में कहीं भी नहीं देखा। अब ये तो आपको पता चल गया कि हमारे सेटलमेंट 29/10/1993 में जो क्लॉज 12 दे रखा था उसमें कुछ बिंदु दे रखे थे, कुछ विषयों पर उसके रूल्स बनाने थे, और उनमें से सामने एक अपडेशन भी था। अब कौन कौन सी वो थे विषय, वो आ जाएंगे सारे सब, उनमें एक अपडेशन भी था। और क्लॉज 12 में जो ये बिंदु दे रखे थे उनको ये कहा गया था, भाई इसको आप 31 दिसंबर 1993 तक इनको पूरा न्यूसेट करके सेटल कर लेना और उसके बाद रेगुलेशन बन जाएगा। अब रेगुलेशन बन भी गया, हम पेंशन भी लेने, सब कुछ हो गया। कि उनमें से चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने केवल एक को, अपडेशन को ये मानते हुए 2012-15 में कि अभी भी ये अंडर निगोशिएशन है, दूसरों को छोड़ दिया, एक को निकाला अपडेशन को, इसलिए आपको अपडेशन अलाउड नहीं है। आज उसी पर हम लीगल इंटरप्रिटेशन करेंगे और हम पढ़ के बताएंगे। आप खुद देखोगे कि एक्चुअली क्या ऐसे भी जजमेंट होते हैं, और मैं इसको इतना प्रसारित करूंगा कि जजमेंट देने वाले जजों को भी ये पढ़े तो शर्माना लगे। करें क्लॉज 12 बीपीआर 1995 संक्षिप्त कानूनी मूल्यांकन, और जब संक्षिप्त कानूनी मूल्यांकन है तो यह केवल क्लॉज 12 का है, और क्लॉज 12 था आपका किसमें, 29/10/1993 के समझौते में, सेटलमेंट में, एग्रीमेंट में। अब मैं पढ़ के बताऊंगा, आप खुद ही समझते चले जाओगे। दिनांक 29/10/1993 को इंडियन बैंक एसोसिएशन और ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बीच हुए समझौते में क्लॉज 12 के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण विषय, कैसे एप्लीकेबिलिटी, क्वालिफाइंग सर्विस, पेंशन की राशि, पारिवारिक पेंशन, कम्यूटेशन, अपडेशन को आगे की वार्ता हेतु रखा गया था, जिसे 31/12/1993 तक अंतिम रूप देना था। ये इसमें शर्त थी, उसमें जब ये दस्तखत किया गया था, अंतिम रूप देना, सबको सारे के सारे जितने विषय थे उसमें सम्मिलित थे। मुख्य कानूनी असंगति, अब इसमें इनकंसिस्टेंसी क्या है, अनरीजनेबलनेस क्या है। कहता पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 2012 और 2015 के निर्णयों में क्लॉज 12 को वार्ता के अधीन अंडर निगोशिएशन माना, ठीक है, यानी 12 को, और अंडर उसमें कौन कौन से पॉइंट थे मैंने बता दिया था। एप्लीकेबिलिटी थी, क्वालिफाइंग सर्विस थी, अमाउंट ऑफ पेंशन थी, फैमिली पेंशन थी, कम्यूटेशन था, अपडेशन था, और जनरल जो पॉइंट थे वो भी थे। तो इसको ये माना वार्ता के अधीन है। कब माना इन्होंने, जब भी दस्तखत किए थे इन्होंने, लेकिन 2012-15 में इन्हें वार्ता के अधीन माना। और कब तक कंप्लीट करना था ये, 31/12/1993 तक, लेकिन ये 2012-15 में वार्ता के अधीन मानते हैं, विशेष रूप से पेंशन अपडेशन के दावे को अस्वीकार करने के संदर्भ में। और खास करके पेंशन अपडेशन का जो दावा था उसको ये माना कि अभी भी अंडर निगोशिएशन है 2012-15 में। भाई जब पेंशन अपडेशन उनका एक भाग है, सम्मिलित है उसमें 12 में, तो फिर या तो सभी होने चाहिए थे, वो अकेला कैसे हो गया, अकेले को माना एक को कि अंडर निगोशिएशन है। और परंतु यह दृष्टिकोण निम्नलिखित गंभीर प्रश्न उत्पन्न करता है। लेकिन यह जो दृष्टिकोण मतलब सेलेक्टिव अप्रोच
उनमें से अपडेशन को अलग कर लिया और दूसरे बिंदुओं को अलग कर दिया। और ये सेलेक्टिव जो अप्रोच थी, सिलेक्शन था, ये जो इंटरप्रिटेशन था, इस पर गंभीर समस्या जो विषय उत्पन्न होता है। चयनात्मक व्याख्या, सेलेक्टिव इंटरप्रिटेशन कहते हैं क्लॉज 12 एक समग्र प्रावधान है, केवल अपडेशन तक सीमित नहीं है। क्लॉज 12 में जितने भी पॉइंट आपको बताए वो एक समग्र है, जो अपडेशन को मिला के, अपडेशन वहाँ से अलग नहीं है। यदि क्लॉज 12 वार्ता के अधीन था तो उसमें शामिल सभी विषय अधूरे माने जाने चाहिए थे, न कि केवल अपडेशन। अतः केवल अपडेशन को अलग करके देखना वास्तविक असंगति दर्शाता, यानी इनका जो फैसला चंडीगढ़ हाई कोर्ट का था एक असंगत, इनकंसिस्टेंट, नॉट रीजनेबल प्रकार का, नॉट वैलिड प्रकार का जजमेंट है। आगे BPR 1995 में विरोधाभास। अब ये 1995 का ये विरोधाभास खड़ा हो गया। कौन कौन से? बैंक एम्प्लॉइज पेंशन रेगुलेशन 1995 में शामिल है। आपकी योग्यता, सेवा, पेंशन निर्धारण, पारिवारिक पेंशन, कम्यूटेशन, ये सभी विषय क्लॉज 12 में ही सम्मिलित थे। ठीक है। यदि क्लॉज 12 वास्तव में अधूरा था, यदि अंडर निगोशिएशन था, तो इन प्रावधानों का कोई अंतिम सहमति आधार नहीं था। इसका मतलब ये प्रावधान अभी तक अंतिम नहीं हुए थे चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अनुसार। ठीक है। फिर भी इन्हें लागू किया गया, और जब भी इनको लागू कर दिया गया, फिर लागू कैसे हो गए? 1993 तक की डेट को इन्होंने ये मान लिया कि है ही नहीं, तो लागू कैसे कर दिए? ये स्पष्ट विरोधाभास है। वही क्लॉज 12 कुछ मामलों में अंतिम माना गया और केवल अपडेशन के लिए अधूरा। अब जो क्लॉज 12 में जो विषय थे उनके के लिए माना गया इसको कि भाई एक तो सारे पूरे हो गए, अपडेशन नहीं हुआ है, बस अधूरा माना गया। समय सीमा की उपेक्षा, क्लॉज 12 में स्पष्ट रूप से 31/12/1993 को वार्ता पूर्ण करने की समय सीमा दी गई थी। 2012 और 2015 में इसे अभी भी वार्ता में मानना ये संकेत देता है कि या तो समय सीमा का कोई महत्व नहीं था रहा, या वास्तविक वार्ता अनिश्चित काल के लिए लंबित मानी गई। ये औद्योगिक समझे कि निम्नलिखित सर्टिफिकेट को विपरीत है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये औद्योगिक जो विवाद है उसकी सर्टिनिटी के खिलाफ की बात हो गई। संतुलित कानूनी दृष्टिकोण, ये अत्यधिक संगत व्याख्या हो सकती है, संगत व्याख्या हो सकती है। क्लॉज 12 ने के विषय अधूरे पर समय सीमित थे। BPR 995 प्रक्रिया का अंतिम या डिफॉल्ट परिणाम है, इसलिए क्लॉज 12 को दशकों बाद भी लंबित नहीं माना जा सकता। अधिकतम यह कहा जा सकता है कि अपडेशन का अधिकार स्थापित नहीं हुआ, परंतु ये नहीं कि क्लॉज 12 आज तक वार्ता में है। मतलब ये नहीं माना जा सकता कि मतलब क्लॉज 12 आज तक वार्ता में 2012 और 2015 तक था, क्योंकि उसके ऊपर आपका पूरा पूरा पेंशन अपडेशन बना हुआ है। न्याय की दृष्टि से निष्कर्ष, यदि क्लॉज 12 को संपूर्ण रूप से वार्ता के अधीन माना जाता है तो उसका उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण तार्किक रूप से कमजोर प्रतीत होता है। ये व्याख्या तभी टिकाऊ है जब इसे केवल अपडेशन तक सीमित माना जाए, पर निर्णयों में ऐसा स्पष्ट भेद नहीं किया गया। न्यायिक दृष्टि से यह चयनात्मक उपयोग, सेलेक्टिव रिलायंस जैसा प्रतीत होता है, जिसे अपडेशन के दावे को अस्वीकार कर किया गया जब अन्य समान विषयों को स्वीकार कर लिया गया। निष्कर्ष, बॉटम लाइन, न्यायालय का उद्देश्य संभवतः क्लॉज 12 को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना नहीं था, परंतु उसकी व्याख्या अस्पष्ट, अशिक्षित, आंशिक और तार्किक रूप से असंगत प्रतीत होती है। सीधा सीधा है, हम तो ये कहेंगे तोड़ मरोड़ के किया गया था, लेकिन जो जानकार व्यक्ति हैं जो लीगल अंडर में कह रहे हैं भाई हम ये तो नहीं कह सकते तोड़ मरोड़ किया गया था, ये जरूर कह सकते हैं हम कि इनका जो व्याख्या थी अस्पष्ट थी, आंशिक थी, तार्किक रूप से असंगत प्रतीत होती है, विशेषकर क्लॉज 12 की समग्र प्रकृति और समय सीमा को देखते हुए। दोस्तों, इस पर एक और मैं एक सिनॉप्सिस बनाऊंगा और शायद मैं कलर डालूंगा उसको। इतना पढ़ने के बाद मैं आखिरकार हमारे उन रिटायर्ड एसोसिएशन से पूछता हूँ, EIBR है, बड़ी बड़ी लीगल टीम है, AIB पार्क बड़ी बड़ी लीगल टीम है, और वैसे तो AIB पार्क वाले ये जो 2003 में 35/1 का जो संशोधन हुआ था, जगह जगह इसकी बंसी बजाते हैं, DFS में बजाई, IBA में जाके बजाई, लेकिन इसकी जब जरूरत पड़ी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में तो उस समय जाके फंड की थ्योरी बजाई। ये भी कमाल के लोग, आज तक किसी भी संगठन ने, एक भी संगठन ने ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट के फैसले का अध्ययन नहीं किया,
अध्ययन करते तब पता चल रहा है वो उसमें हुआ क्या था। हमारी पेंशन अपडेशन नहीं होने का कारण, प्रमुख कारण है केवल और केवल चंडीगढ़ हाई कोर्ट का फैसला, और उसी का सहारा लेकर के आज आईबी अपनी दुमदुमी बजाता है, आईबी यूएफबी कर रहा है, और उधर से संसद में भी मतलब ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। लेकिन इसमें जो कुछ अतार्किक हुआ है वो कोर्ट के सामने लाया जाए, असंगत है, क्योंकि ये सिविल अपील है और ये बहुत जरूरी है कोर्ट के सामने लाना है इसको। ये बहुत सहायता करेगी आपके पेंशन अपडेशन में। अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।